हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसी संबंध में हम यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक पूरी बुक कंप्लीट कर चुका हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स की, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम ज्ञान मुद्रा के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं। हम 12 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम 13वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल जहां तक है आपकी ये बुक खत्म हो जाएगी। 14 और 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपके कल ले आऊंगा। तो अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारे से आप जुड़ सकते हैं। आने वाले और पैट वगैरह का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है, उसके लिए भी मैं आपको स्टडी मटेरियल समय से प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का। पहला, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? तो देखिए नवनीत, तो इसमें आपका देखिए जो ताजा मक्खन है ये इसका सही शब्द है। जल का देखिए मैंने आपको बताया था, दो जरूर याद रखिएगा, अंबु और तोय। ठीक है, पानी के ये काफी पूछता रहता है, अंबु और तोय, तो इनको जरूर याद रखिएगा। जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका क्या होगा? तो इसके लिए है यथा संभव, ऑप्शन डी। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में आपका तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ये भी रिपीट होता रहता है, प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। तत्पुरुष समास कहां पर होता है? जहां पर आपका कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। इसके अलावा देखिए कुछ और इसके जैसे शब्द हैं। एक जैसे शोकाकुल है, ऐसे ही शोकग्रस्त भी आता है, यानी शोक से ग्रस्त। इसके अलावा रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित, इसमें भी तत्पुरुष समास है। और रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहां भी आपका तत्पुरुष समास है। रेखांकित है, रेखा से अंकित, उसमें भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित मतलब हस्त से लिखित, यहां पर भी तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है जो आते रहते हैं। परीक्षा केंद्र में इसमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास है। परीक्षा का केंद्र, तो संबंध तत्पुरुष यहां पर आपका होगा। माफ कीजिए एक मिनट, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए, परीक्षा के लिए केंद्र, तो ठीक है संप्रदान तत्पुरुष होगा। माफ कीजिए, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा अपादान से पृथक संबंध का के संप्रदान आपका के लिए, तो के लिए आपका यहां पर ठीक होगा, परीक्षा के लिए केंद्र। आगे चलते हैं। दही खट्टा है, इसमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? हमें यह बताना है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटाई है, दही खटास है, तो इसमें कौन सा आपका दही खट्टा है? ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका ज्यादा बेहतर है। आगे छठा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, तो इसमें कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? तो जो बी देखेंगे आप, अध्यापका। ठीक है, ये आपका गलत है, साफ आपको दिख रहा है, क्या होगा? अध्यापिका होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, साफ दिख रहा है, गलत है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो घूमने, देखिए घूमने होता है, घूमने, यहाँ तो यही गलत है, तो प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये आपका सही वाक्य है। छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? तो ये संधि का एक तरह से उदाहरण आपसे पूछा है। यहां पर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा, छोटा ए, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उत प्लस श्वास कौन सी है? इसमें व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। ठीक है, उत प्लस श्वास, ये रहा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो विद्या प्लस आलय, साफ दिख रहा है, छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बनी है, तो आपकी ये स्वर संधि का उदाहरण है, विद्या प्लस आलय। इसी तरह देव प्लस आलय देवालय भी था। निरीक्षण किस संधि का उदाहरण है? तो निरीक्षण आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। निहि प्लस इक्षण, ठीक है, निहि प्लस इक्षण, ऑप्शन बी अच्छा शब्द है। देखिए ये भी देखने में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कौन सी संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है? तो इसमें बहुवचन कौन सा है? गुरुजन जो शब्द है, गुरुजन, ठीक है, ये आपका बहुवचन शब्द है।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो इसमें बहु का बहुवचन कौन सा है? बहुएं। ऑप्शन डी वाला जो है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, ऑप्शन ए वाला छोटे ऊ वाला बहुएं, ये वाला ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो हल्दी का हरिद्रा, ठीक है, अफीम अहिफेन, अदरक का आद्रक, सेठ का श्रेष्ठ। तो देखिए श्रेष्ठ नहीं होता, सेठ का क्या होता है आपका? श्रेष्ठ ही होता है। ये भी मैंने आपको जो आर वाली सीरीज कराई थी उसमें कराया था, सेठ का श्रेष्ठी। अफीम का भी याद रखिए, अच्छा है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव इसमें कौन है? तो आपका जो बंदर शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव शब्द है ये अपने आप में तत्सम शब्द है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये सभी अनाथ के पर्यायवाची हैं। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये है अनुरक्ति, ठीक है, अनुरक्ति। आगे, खेचर का पर्याय क्या होगा? तो जो नभ में चलने वाला या आकाश में चलने वाले के लिए खेचर यूज किया जाता है। अगला, तो इसमें अगर देखेंगे आप, बाकी पक्षी, इसके लिए भी पक्षी का भी पर्यायवाची एक है। ग्रह और ग्रह के लिए भी ये यूज किया जाता है, तो इसमें सारे ही आपके सही होंगे, ठीक है। वैसे सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन आकाश में चलने वाला है, लेकिन बाकी भी इनमें से सभी ऑप्शन है तो यही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काफी पूछा जाता है कि नभ में चलने वाला या आकाश में चलने वाला। आगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया है। आकाश के तारे तोड़ना, तो इसका क्या होता है मतलब? असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी। कान फूकना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गुरु मंत्र देना, ऑप्शन बी। ये भी अच्छा शब्द है, ये भी आता रहता है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति क्या है? तो इसके लिए लोकोक्ति है आपकी शेर को सवा शेर। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो सूची पत्र, ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगला, 25 से 29 तक गद्यांश है। सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पूरे पेज पर राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी भरे वक्तव्यों की खबर महत्व देकर छपी होती है। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी तथा हादसों के समाचार अखबार भरे होते हैं। लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध जगत तक ही रह गया है? क्या आदमियत सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलह के सहारे ही पनप रही है? आदमियत तो एक ऐसी अवधारणा है जो सभी को भाईचारे तथा आलसी आपसी तालमेल का संदेश देती चलती है। तो दैनिक अखबार क्यों जरूरी है? अगर आप देखेंगे तो दैनिक अखबार इस पैसेज के हिसाब से क्यों जरूरी है? खबरों को जानने के लिए। 26वां, आदमी का अस्तित्व कहां तक रह गया है? तो आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध तक रह गया। या तो राजनीति की खबरें होती हैं या फिर खून, डाका, बलात्कार, इस तरीके की खबरें होती हैं। आदमियत कैसी अवधारणा है? तो आदमियत भाईचारा और मेलजोल बढ़ाने वाली अवधारणा है, जो हमने लास्ट में बिल्कुल देखा था। यहाँ पर आप देखेंगे आपसी तालमेल और भाईचारे और आपसी तालमेल का संदेश देती चलती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोटि में आती हैं? तो किस कोटि में आती हैं? अंतरराष्ट्रीय कोटि में आती हैं, ऑप्शन डी। दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज्यादा होती हैं? तो राजनीति और अपराध की। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका विभावना अलंकार है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, विभावना अलंकार। आगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न देखते हैं। 31वां वेन डायग्राम वाला प्रश्न, इसका आंसर है आपका ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से आप। 32वां, उक्त विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 32वें का क्या होगा? ऑप्शन डी। 33वां, जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा? इसमें आएगा आपका 13। आगे, 34वां, 34वें का है आपका बी 3। 35वें का है आपका सी 42 42। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं स्क्रॉल करूंगा।
36वें की बात करें, 36वें का है ऑप्शन बी 3। निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? तो 37वें में क्या आएगा आपका? मील। 38वां, जो यही सीरीज वाला आपका प्रश्न है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बताना है क्या क्या आएगा। इसमें आएगा आपका 24, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 39वां, जो क्लॉक वाला घड़ी वाला प्रश्न है, 39वें का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7:20। 40वां, वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा? तो आपसे पूछा है, आंसर के फिगर्स देख लेते हैं। इसमें जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। 41वां देखते हैं। 41वें का है ऑप्शन डी, 28। अगला 42वां, 42वें का ऑप्शन है सी, भतीजा। 43वां, 43वें का ऑप्शन है आपका ए, 26,250 रुपए। अगला 44वां, 44वें का ऑप्शन है ऑप्शन सी, XU XUW। 45वां और अंतिम प्रश्न रीजनिंग का, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। जो पासे वाला प्रश्न है, ये भी काफी आते हैं प्रश्न, देखिए डाइस वाले 6। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सामान्य जानकारी के प्रश्न। सही कथन का चयन कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी थी। इसके बाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। तो देखिए यहाँ पर ये कथन किससे है? ये तो चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर भी रख दिया गया है। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। क्यों? 19 दिसंबर डेट तो आपकी ठीक है रामप्रसाद बिस्मिल जी की, लेकिन इनकी जो ईयर था वो था 1927। ठीक है, 1927 में इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। इसको याद रखिएगा। किस केस में इनको पकड़ा गया था? जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें इनको पकड़ा गया था, जो 1925 में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में। इसके अलावा इनके साथ राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क वाला जो मैंने आपको बताया ये किससे संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है। आगे चलते हैं। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है एबेल अवार्ड को। और कौन है इसके विजेता इस बार? लुइस कैफेरेली। ठीक है, लुइस कैफेरेली इस बार के विजेता है। पारिस्थितिकी का अन्य नाम, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है? बहुत देखिए अच्छा प्रश्न बनाया। मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द है किसने दिया है? ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। इकोसिस्टम शब्द की बात करें तो सर आर्थर जी टेंसले के द्वारा दिया गया है। लेकिन पारिस्थितिकी को एक दूसरा नाम, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, ये किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स एल्टन के द्वारा। और चार्ल्स एल्टन देखिए कौन है? ये वही है जिन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया है, पारिस्थितिकी पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया है। इसीलिए पारिस्थितिकी पिरामिड्स को क्या बोला जाता है? एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। असम में दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में क्या सत्य है? यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है। आपको पता है जो इको सेंसिटिव जोन एक बफर एरिया के रूप में काम करते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास की 10 किलोमीटर के जोन को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झील है। ठीक है, दीपोर बिल यह असम का एकमात्र रामसार स्थल है। तो देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। असम में केवल एक ही रामसार साइट है, वो है दीपोर बिल। आगे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्यपालिका एवं नगर पालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 40, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 53, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। तो देखिए मुझे लगता है ये प्रश्न अधूरा है, क्योंकि इसमें नीचे ए बी, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट देखिए आपके गलत मैच है। मैं आपको बता देता हूं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये अनुच्छेद 50 में बात की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये आता है, इसको याद रखिएगा। और सारे देखिए ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के एग्जाम्पल यहां पर है। अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 50 में बात की जाती है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कृषि और पशुपालन ये आपका ठीक है, एनिमल स्लॉटर वगैरह को रोकने के लिए अनुच्छेद 48 के तहत, जो कि एक गांधी प्रिंसिपल है, उसके तहत बात की जाती है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अभिवृद्धि ये आपका देखिए गलत है। प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये अनुच्छेद 51 में इसकी बात की गई है। ठीक है, ये बहुत आता है अलग से भी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 51। इसके अलावा बात करें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अनुच्छेद 44 में है। तो आपका ए और तीसरा, पहला और तीसरा इसमें गलत मिला हुआ है। क्वेश्चन ये अधूरा है, वरना नीचे ऑप्शन में होता 1 एंड 3, 2 एंड 3 इस तरीके से होता। तो पहला और तीसरा इसमें मैच नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका जो ट्यूबलाइट है वो इसमें बदलती है। जब ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी रहती है, ठीक है, ल्यूमिनेसेंट गैस होती है, जब उसके अंदर आप स्विच ऑन करते हो अपना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तब आपकी ट्यूबलाइट जलती है। ठीक है, डायनामो वगैरह बिल्कुल अलग है। ठीक है, डायनामो क्या करता है आपका? डायनामो आपका यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सोलर सेल, सोलर सेल आपका प्रकाश ऊर्जा को या सौर विकिरण को आपका फोटोवोल्टाइक सेल की हेल्प से विद्युत एनर्जी में बदलता है। आपका देखा होगा आपने, जब सोलर पैनल छत पे लगे रहते हैं, दिन में वो चार्ज होते हैं, फिर उससे आपकी लाइट्स वगैरह जलती हैं। आगे विद्युत बल्ब से क्या प्रश्न आपका पूछ लेता है कि इसमें कौन सा आपका एलिमेंट यूज होता है? तो इसमें टंगस्टन यूज होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। या दूसरे तरीके से कैसे पूछता है कि इसका तंतु किसका बना होता है, फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। अगर बात करें ट्यूबलाइट में, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फ्लोरोसेंट लैंप होता है, यानी जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो तो उसमें लाइट जलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो आपकी कम प्रेशर पर, लो प्रेशर पर पारे की वाष्प होगी, मर्क्यूरी का वेपर होगा, या इसके अलावा ऑर्गन गैस भी इसमें भरी जाती है। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, जो अक्रिय गैसें मोस्टली होती हैं वो इसके अंदर भरी रहती है। इसको याद रखिएगा। पारा वाष्प वाला ऑप्शन एक बार आ चुका है, उसको याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भी आर्गन आपकी भरी होती है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 कहां पर आयोजित किया गया, या मतलब किया जाएगा? कॉप 28 तो अभी हुआ ही नहीं है, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कॉप 27 आपका कहां पर हुआ था? कॉप 27 आपका शर्म अल शेख में हुआ था, इजिप्ट में। तो इसका यूएई होगा। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? तो देखिए मैंने आपको विक्टोरिया झील दिखाई भी थी उस दिन। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये आपका अफ्रीका का मैप है, फिजिकल मैप है, ये आपकी है लेक विक्टोरिया। ठीक है, यहां से आपकी देखिए ये निकल रही है। एक आपने देखी होगी, दो नाइल की धाराएं हैं जो खार्तूम में मिलती हैं, सूडान में। ये देखिए, एक होती है व्हाइट नाइल, एक होती है ब्लू नाइल। ठीक है, जो व्हाइट नाइल है वो निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से, जो ब्लू नाइल धारा है वो निकलती है लेक टाना। लेक टाना कहां पर है? जो आपका इथियोपिया है, ये आपको दिख रहा होगा, इथियोपियन हाईलैंड्स। यहां से देखिए एक दूसरी धारा निकल रही है, ये मिलती है आपके सूडान के खार्तूम में, और उसके बाद ये नाइल नदी कहलाती है, नील नदी कहलाती है। इसको याद रखिएगा। इजिप्ट को बोला भी जाता है गिफ्ट ऑफ नेवर नाइल, या नील नदी का वरदान इजिप्ट को बोला जाता है। तो लेक विक्टोरिया से आपकी नील नदी निकलती है। अगर सामान्य भाषा में बोले, स्पेशली आपसे पूछ ले, तो व्हाइट नाइल या सफेद नील नदी की धारा वहां से निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है लेक टाना इथियोपिया से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नील नदी। नील नदी आपको पता ही होगा, दुनिया की सबसे लंबी लेंथ वाइज नदी है। अगर आयतन की दृष्टि से बात करें तो अमेजोन सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट जिसे बोलते हैं। लॉन्गेस्ट की बात करें तो नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया की। और कहां पर गिरती है? ये भूमध्य सागर में ये ड्रेन होती है, वहां पर गिरती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह है 47.71%। ठीक है, 47.71 यानी लगभग सही आंसर जो होगा 48%। ठीक है, 48% सही आंसर है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहां का है? तो अगर कार्तिक लोक नृत्य की बात करें तो ये बुंदेलखंड का नृत्य है। अगला, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट, जो कि 2012 का एक अधिनियम है, के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो इसको 16 वर्ष करने की सिफारिश की है।
लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो मैं आपको बता चुका था। लाल बाल पाल किसके लिए यूज होता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल के लिए। तो लाला लाजपत राय जी जो थे, ठीक है, ये 1920 के कांग्रेस का जो सेशन होता है आपका, वहां पर ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। ये एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, और ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 1920 कलकत्ता एक स्पेशल सेशन था। देखिए स्पेशल और एनुअल में अंतर क्या है? जो एनुअल सेशन होते थे, वार्षिक अधिवेशन होते थे, वो दिसंबर के महीने में आयोजित किए जाते थे। उसके अलावा अगर आपको कोई सेशन दिखे तो आप समझ जाइएगा मोस्टली वो स्पेशल सेशन कांग्रेस का होगा। ये स्पेशल क्यों था? देखिए इस समय जो खिलाफत इशू चल रहा था, ठीक है, उसकी इसमें बात की गई थी, इसलिए इमरजेंसी बैठक आप बोल सकते हैं, स्पेशल कांग्रेस का सेशन बुलाया गया था कि इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है खिलाफत आंदोलन को लेकर, वो बात इसमें की गई थी। लाला लाजपत राय के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जो साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक है, जब साइमन गो बैक वगैरह के नारे लगे थे, वो क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था इसलिए उसको बायकॉट किया गया। उसी के दौरान इन पर लाठियां बरसा दी गई थी, लाठी चार्ज हो गया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के में देखिए जो सॉन्डर्स होता है, ठीक है, सॉन्डर्स की गलती से मृत्यु हो जाती है। होता क्या है, जब जो इनके ऊपर लाठियां बरसाता है उसका नाम होता है जेम्स स्कॉट, ठीक है, लेकिन लाहौर में गलती से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु गलती से जेपी सॉन्डर्स को मार देते हैं। वो उनको ये समझते हैं कि ये स्कॉट ही है, जेम्स स्कॉट है, तो मारा एक्चुअल में लाठियां बरसाई होती है जेम्स स्कॉट है, लेकिन मृत्यु गलती से हो जाती है इसकी। तो इसके ऊपर इनके लिए लाहौर कंस्पिरेसी केस, इन्हीं के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाता है। और बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसमें ये मना कर दिया जाता है कि इनका क्राइम इस तरीके का नहीं है कि इनको आजाद किया जाए, उसमें केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद किया जाता है। और बाद में 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है, जो कि शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ बनता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है आपका मिश्रण। ऑप्शन बी सॉल्यूशन। आगे 59वां, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सिंपल है, भाग 3 में। भाग शुरू के 4 तो आप 4A तक तो याद कर लीजिए, हमेशा पूछता रहता है। भाग 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसके शासित प्रदेश। दूसरे में क्या है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तीसरे में आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथे में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और आपका 4th A में क्या है? जो कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है या मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो दूसरे में आपका क्या है? सिटीजनशिप। तीसरे में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। बात करें पार्ट 5 में क्या है, तो आपका यूनियन गवर्नमेंट या जो आपकी केंद्र सरकार होती है उसके बारे में पार्ट 5 में है। बात करें पार्ट 7, इसमें क्या है? देखिए पार्ट 7 पहले था, पहले इसमें क्या दिया हुआ था? जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह थी, जब हमारे यहाँ शुरू शुरू में 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उनका जिक्र इसमें था। बाद में इसको हटा दिया गया। अगर आप देखेंगे संविधान में आपको छठे के बाद सीधे 8वां ही दिखाई देगा, ठीक है। तो 7वां इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आगे, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति आपकी किस कारण से होती है? इन्फ्लेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखिए जब बहुत ज्यादा मनी सप्लाई आपका मार्केट में होने लगता है, तो आपने देखा होगा तभी आरबीआई हमेशा क्या करती है? आरबीआई हमेशा एक बैलेंस बनाकर रखती है, वो इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल कम भी नहीं करती। अगर कम कर देगी बिल्कुल तो लोग लोन लेंगे धड़ाधड़, और जब लोग लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, और इस तरीके से चीजों के रेट बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए आरबीआई हमेशा सरकार के साथ मिलकर इस चीज को कंट्रोल करती है। और इसके लिए देखिए आपने देखा होगा जो लिमिट है वो आपकी क्या है? 4 ± 2, 2 से लेकर 6% तक की आपकी जो मुद्रास्फीति होती है उसको ठीक माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर या उससे नीचे जाती है तो काफी समस्या होती है। थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति देखिए बोला भी जाता है अच्छी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार्केट से आप पैसा निकाल दोगे तो सारी आर्थिक गतिविधियां आपकी ठप हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आरबीआई हमेशा आपने देखा होगा बहुत बैलेंस बनाकर चलती है सरकार के साथ। इसमें देखिए पहले क्या दिक्कत होती थी मैं आपको बताता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कल मैंने एक डाला था स्टैटिक जीके बूस्टर में। पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसमें सरकार के मेंबर लोग नहीं होते थे, पहले केवल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी जो मॉनेटरी आरबीआई की मौद्रिक नीतियां बनाती थी। उसमें देखिए घाटा क्या होता था? इधर से आरबीआई मार्केट से पैसा निकालती है, उधर से सरकार क्या करती थी? किस लोगों के खातों में पैसे भेज देती थी, क्योंकि मॉनेटरी आपको पता है वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं। तो होता क्या था? एकदम नलीफाई हो जाता था, आरबीआई ने पैसा निकाला लेकिन सरकार ने पैसा डाल दिया। इसके बाद देखिए समस्या से दिक्कत क्या होने लगी, आरबीआई ने बनाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, उसमें आप देखिए 3 मेंबर रहते हैं आरबीआई के, 3 मेंबर रहते हैं सरकार के, ताकि सरकार के लोग भी इससे अवगत रहे कि आरबीआई क्या कर रहा है, किस तरीके की योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए।
इसके बीच में कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में लाई गई, उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर लाई गई थी, ये याद रखिएगा। तो मुद्रास्फीति, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की वजह से आपका इन्फ्लेशन होता है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहां बन रहा है? देखिए मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब जो हर तरीके के कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, यानी रेल रोड से भी जुड़ा हो, रेलवे से जुड़ा हो, रोड से जुड़ा हो, पानी के जहाज वगैरह से, यानी आपका शिप वगैरह सबसे वो जुड़ा हो, तो इसको बोला जाता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। तो ये आपका असम में बनेगा। अब लेकिन इसमें जगह कौन सी है? जोगिग होपा। ठीक है, जोगिग होपा जो जगह है यहां पर ये बन रहा है असम में, इसको जरूर याद रखिएगा, जगह भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये आपका वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। भारत में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? तो आपका किसका कारण बनता है? ये कार्सिनोजेन होते हैं। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर का कारण बनता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या बोला जाता है? जेनेटिक, आनुवांशिक। आपने सुना भी होगा कि ये तो जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया? तो नई दिल्ली में किया। नहीं, हमारा जो पार्लियामेंट है पुराना वाला वो कहां पर है? रायसीना हिल्स पर भी वो स्थित था, तो वहीं पर यह किया गया, नई दिल्ली में। देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो यह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म देखिए, उम्मीद है मुझे आएगी जरूर एक ना एक, काफी हमने पढ़ी है, तो आई होप हमारा क्वेश्चन फंस जाए। फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है, तो डैश हमें इसमें भरना है, क्या है? ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में जो आपके फोल्डर्स रहता है उसको भेजता नहीं है। डैश किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा के मात्रा की माप है, तो हमने कल भी देखा था, ये क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। अगला, निम्न में से कौन डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो कौन करता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। नाम से ही देखिए आपको लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विस्तारण करना। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो कौन है आपका इसमें? एनआईसी। और एनआईसी की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी आई हुई है, याद रखिएगा, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला, एडीएसएल डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो आपको इसमें बताना है किस तरीके से ये भेजता है। तो ये आपको उच्चतर रेट पर भेजता है, उच्चतर डेटा रेट पर। अगला, वर्तमान कंप्यूटिंग समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और आपका स्वीकार्य भी है? तो क्या है आपका? ASCII, इसको आस्काई कैरेक्टर कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म है पहला जो है आपका। ठीक है, ASCII, आस्काई कैरेक्टर कोड इसे लिखा जाता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जिप क्या है? तो किस तरीके की फाइल होती है? देखिए, जो जिप जो फाइल बनाते हैं वो कंप्रेस कर देती है बहुत, अगर आपको बड़ा डेटा भेजना हो तो उसको कंप्रेस करके छोटा कर देती है, तो क्या है? आपकी एक संकुचित फाइल है। बैकअप क्या है? तो बैकअप किसे बोला जाता है? मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब लैपटॉप वगैरह खराब हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि बैकअप बना के इसका रख लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण है, तो क्या है इसमें? किसके उदाहरण होते हैं? ये आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह जितने भी है, एमएस पावर पॉइंट, ये स्प्रेडशीट, जो एक्सेल है आपका, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं आपके? एक सरकार ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, उसको जरूर याद रखिएगा, वो माया ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा चाइना ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, ओपन काइलिन। हो सकता है आपसे करंट अफेयर्स में ये पूछ ले कंप्यूटर से रिलेट करके, तो ओपन काइलिन है चाइना का। माया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत के रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस के कंप्यूटर्स में यूजना शुरू किया है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है? तो बाइनरी में आपको पता है 0 और 1 यूज किए जाते हैं, तो 0 और 1 मतलब 2। अगला, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना
चाहिए। तो किस प्रकार के आपका सॉफ्टवेयर का, अगर हम 77 देखें तो इसका है ऑप्शन ए, OCR। अगला, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है। तो सिंपल है, डेटा को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन में बदलना। 1943 में JW मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों को बनाए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? इसको बोला गया था आपका ENIAC। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ENIAC की फुल फॉर्म भी पूछ चुका है। ENIAC की फुल फॉर्म बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये भी याद रखिएगा दोनों साइंटिस्ट के नाम, JW मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग होती है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल से संबंधित सेक्शन की। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर का एक इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज, वहां पर आपका यह एस्टेब्लिश किया जाएगा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क आपका कहां पर है? प्रथम बायोटेक पार्क है लखनऊ में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के व्यापार क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? देखिए, वेस्ट यूपी और बहुत डेवलप है, तो अगर गाजियाबाद की बात करें तो इसमें रेवेन्यू कलेक्शन में इसका काफी बड़ा स्थान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? 100 सीटें हैं। पहले 108 थी, लेकिन जब उत्तराखंड बना तो हमारे यहाँ 100 सीटें बची। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के कहां पर पाया जाता है? तो 84 गुंबद आपको कहां मिलेगा? तो ये आपको कालपी में मिलेगा। ठीक है, कालपी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस शहर ने इसकी मेजबानी की है? वाराणसी में। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ से संबंधित देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ट्रेडिशनल या पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहां पर चल रहा है? गुजरात के गांधीनगर में चल रहा है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का पहला मेडटेक एक्सपो यानी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, वो भी आपका गुजरात के गांधीनगर में ही चल रहा है, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो नहीं पूछेगा, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? और वो भारत के किसी भी, उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य की, सुचेता कृपलानी जी। अगला, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो आपका है कैरिका जैंथिन। ठीक है, ऑप्शन सी, कैरिका जैंथिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम आपका स्रोत है? तो क्या है आपका विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा? तो इन ऑप्शन में आम जो है वो इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या है? रेटिनॉल है। और अगर बात करें विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है? ये आपको होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको निक्टोलोपिया बोला जाता है। इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया या सूखा रोग जिसको आप बोलते हो, ड्राई आई, वो आपका इससे होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? रेटिनॉल इसका केमिकल नेम। आगे, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो किसके लिए स्थापित की गई है? तो आपका जो MSME होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो किसने स्टार्ट किया है ये? इसकी स्थापना आपके MSME मंत्रालय ने की है, ऑप्शन बी, MSME मंत्रालय। देखिए, MSME पर काफी ज्यादा काम चल रहा है क्योंकि ये काफी लोगों को रोजगार उत्पन्न कराते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो ये वाराणसी में हुई है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में किसका है? आपका लखीमपुर खीरी का। सबसे कम किसका है? हापुड़ का। ठीक है, याद रखिएगा, हापुड़ का एरिया सबसे कम है। 35 पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो इसको देखिए अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा, तो देवा शरीफ हाजी वारिश अली शाह का मेला लगता है बाराबंकी में। ठीक है, आला उदल की कथा महोबा, कर्मा एंड शीला मथुरा और कजरी मिर्जापुर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आप देखेंगे ऑप्शन जो सी है, कर्माशिला, ये आपके सोनभद्र वाले एरिया में होता है, तो सी इसमें आपका सही होगा।
हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहां पर मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष ये वृंदावन में मनाई जाती है। अब देखते हैं नौचंदी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर लगेगा? आपका मेरठ में। कलिंजर मेला आपका कलिंजर का दुर्ग बांदा में या वहीं लगेगा। बात करें अगर कैलाश मेला तो ये आपका आगरा में ही लगता है, और आपका तोरो मेला ये एटा में है। तो 1 2 3 4 पहला ही आपका इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में 6 आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। दुनिया में सबसे बड़ा इसका उत्पादन कौन करता है? तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है वाइपा रीजन। वाइपा क्षेत्र आपका एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं माइनिंग एरिया है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया में वाइपा क्षेत्र कहां पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एल्यूमिनियम के उत्पादन से संबंधित है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी? तो देखिए ब्रॉन्ज और ब्रास दो होती है। ब्रास जो होता है पीतल, वो होता है कॉपर और जिंक का। कांसा या ब्रॉन्ज जो होता है ये होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, एक में जिंक है, एक में टिन है, तो इसमें टिन है आपका, तो कॉपर और टिन। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। अगर पीतल पूछे तो कॉपर के साथ जिंक या जस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर टिन है, ये आपका सही होगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यही देखिए हमारा आज 13वां प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ प्रश्न इसमें काफी इंपॉर्टेंट थे, जैसे नील नदी वाला प्रश्न, वो काफी कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा था। तो ऐसे ही और 2 प्रैक्टिस सेट्स आपके और बचे हैं, उनको भी मैं फटाफट आपको करा दूंगा। उसके बाद कुछ और होगा स्टडी मटेरियल, तो वो भी मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अगर जो नए लोग हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही आपको डिटेल्स में सारे प्रैक्टिस सेट्स हम सॉल्व कराते हैं। आप लोगों के समर्थन के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।